प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अभ्यास कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ लखनवी अंदाज और ये हमारा कार्यपत्रक संख्या 48 है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए दी गई है। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे पाठ का शुभारंभ करेंगे जिसमें कटाक्ष का पुट मिलता है। कटाक्ष क्या होता है? व्यंग होता है। जब हम किसी को सीधे सीधे बात नहीं कहना चाहते और किसी और अर्थ में किसी और तरीके से बात को कहते हैं तो वो क्या होता है? कटाक्ष करना होता है, व्यंग करना होता है। कटाक्ष यानी व्यंग। पिछले सेमेस्टर में हमने सूरदास के पद पाठ पढ़ा था और वहाँ पर गोपियाँ उद्धव पर क्या करती हैं? कटाक्ष करती है, व्यंग करती है और सीधे सीधे नहीं करती बल्कि भंवरे के माध्यम से करती हैं। इसीलिए जो हमारे वो पद थे वो भ्रमर गीत से लिए गए थे। तो यहाँ पर कटाक्ष यानी व्यंग करना। व्यंग साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। अगर हम किसी की आलोचना करना चाहते हैं, किसी का मजाक उड़ाना चाहते हैं तो हम सीधे सीधे नहीं कहकर व्यंग के माध्यम से अपनी बात भी कह देते हैं और आगे वाले व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगता है। व्यंग को मुहावरे में व्यंग बाण कहा जाता है। मुहावरे जो हमारे होते हैं, ऊंची दुकान, फीका पकवान, नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, इस तरह के जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उसमें भी व्यंग छिपा हुआ होता है और मुहावरों के माध्यम से हम क्या करते हैं? व्यंग बाण कहते हैं। व्यंग सुनने में मधुर लगता है पर चिंतन करने पर हृदय में चुभन का एहसास कराता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पाठ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लखनवी अंदाज। आज हम पाठ की शुरुआत कर रहे हैं लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल जी। आप यहाँ पर उनका चित्र देख सकते हैं। यशपाल जी द्वारा लिखा गया पाठ है लखनवी अंदाज, जो कि एक व्यंग विधा में लिखा गया है। यशपाल हिंदी साहित्य के शीर्ष कथाकारों में से एक है। कथाकार यानी कि कहानी लिखने। वे मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं और उनके उपन्यास झूठा सच को एक कालजयी रचना के रूप में जाना जाता है। उनका जो उपन्यास है झूठा सच, वह बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इस पाठ में यशपाल जी ने एक पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। जो सामंती वर्ग है जिसका अभी पतन होने वाला है, वो किस तरह से दिखावा करता है, समाज में किस तरह से अपनी झूठी प्रतिष्ठा को, झूठे मान सम्मान को बनाए रखना चाहता है, उसके ऊपर व्यंग किया है। जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। शायद कहना अतिशोक्ति ने होगा कि वर्तमान समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी संस्कृति जो दूसरों के ऊपर आश्रित होती है, दूसरों के सामने दिखावा करती है, जिसकी अपनी जड़ें खोखली हो। परजीवी संस्कृति को हम अपने आज के जीवन के संदर्भ में जोड़कर भी समझ सकते हैं। जब शादी विवाह का समय होता है तो आप देख सकते हैं लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से दिखावा करते हैं कि वो कितने ऊंचे संस्कारों वाले हैं, लेकिन वास्तव में जब हम बिल्कुल अपने घरों में होते हैं तो वैसा व्यवहार हम नहीं करते हैं। आसपास हम किसी के घर जाते हैं या फिर किसी ऐसे प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं तो जहाँ पर हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं, औपचारिक स्थानों पर जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वैसा हम अनौपचारिक अपने घर में नहीं होते हैं। कभी कभी हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो होते नहीं हैं, लेकिन हम उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये वही परजीवी संस्कृति यहाँ पर दिखाई गई है। इसी प्रकार की परजीवी संस्कृति की यहाँ यशपाल जी बात कर रहे हैं। आइए पढ़ लेते हैं। और ये जो हमारी पंक्तियाँ हैं, पाठ की शुरुआती पंक्तियाँ हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुफस्सिल उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी नगर का जो केंद्र स्थान होता है उसके आसपास जो स्थान होते हैं, आसपास का जो इलाका होता है, वहाँ पर जाने वाली ट्रेन को हम क्या कहते हैं? मुफस्सिल। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी, यानी कि सीटी बजा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अब सेकंड क्लास की अगर टिकट ली जाती है तो दाम अधिक लगते हैं, फर्स्ट क्लास में और अधिक लगते हैं। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दाम यानी कीमत अधिक लगती है। तो आप अच्छे से वाकिफ़ है, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अलग अलग क्लास बनाई गई हैं और उसी के हिसाब से जो टिकट होते हैं उसके दाम होते हैं। फर्स्ट क्लास की टिकट सबसे महंगी होती है। सेकंड क्लास में भी आप आराम से जा सकते हैं, उसकी थोड़ी सी टिकट फर्स्ट क्लास से सस्ती होती है और थर्ड क्लास में और भी कम दाम पर हम सफ़र कर सकते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यहाँ पर लेखक अपनी बात कर रहे हैं।
यहाँ पर यशपाल जी अपनी बात कर रहे हैं कि उनको भीड़ से बचकर एकांत में एक नई कहानी के बारे में सोचना था और इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, मुफस्सिल की पैसेंजर का, क्योंकि वो उस शहर के आसपास के इलाकों में ही जाने वाली थी, बहुत दूर नहीं जाने वाली थी। गाड़ी छूट रही थी, सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। खाली समझकर दौड़कर क्यों? क्योंकि उनको एकांत चाहिए था। उन्होंने सोचा ये जो डिब्बा है जिसमें वो दौड़कर चढ़ रहे हैं वो क्या है, खाली है, कोई दूसरी सवारी वहाँ पर नहीं है और वो आराम से अपनी नई कहानी के बारे में सोच सकते हैं। अनुमान के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि विपरीत, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली है, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था, निर्जन नहीं था। निर्जन यानी कि बिना व्यक्तियों। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। जैसे ही यशपाल जी डिब्बे में चढ़ते हैं तो वो देखते हैं पहले से ही वहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और लगता है कि वो लखनऊ के नवाब हैं और पालथी मारे आराम से बर्थ पर बैठे हुए हैं। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उन्होंने अपने सामने एक तौलिया बिछाया हुआ था जिसके ऊपर 2 ताजे और चिकने खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, सहसा यानी कि अचानक से प्रवेश करने पर सज्जन की आंखों में, यानी कि जो नवाब थे उनकी आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। यानी कि वो जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़ते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एकांत में बैठे हुए थे, अकेले में बैठे हुए थे और 2 खीरे उनके सामने रखे हुए थे। शायद वो खीरे खाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही लेखक चढ़ जाते हैं उस डिब्बे में तो नवाब साहब के एकांत में विघन पड़ जाता है। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, और लेखक ने सोचा हो सकता है जैसे मैं एकांत ढूंढ रहा हूँ अपनी नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, तो नवाब साहब भी कुछ नई कहानी के बारे में सोच रहे होंगे, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में होंगे, या फिर हो सकता है कि नवाब साहब अकेले में खीरा खाना चाहते हैं, क्योंकि खीरा एक मामूली सी वस्तु है। नवाब साहबों के शौक़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो किसी को दिखाना नहीं चाहते कि वो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, एक तुच्छ सी छोटी सी वस्तु को खा रहे हैं, तो इसलिए एकांत में बैठे हैं। और जैसे ही लेखक डिब्बे में आते हैं तो उनका एकांत भंग हो जाता है और वो संकोच में आ जाते हैं। तो ये हमारे पाठ की शुरुआती पंक्तियां हैं। यहाँ पर इनको पढ़ने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लखनऊ के नवाब हैं उनके ऊपर लेखक व्यंग करना चाहते हैं। ये पंक्तियाँ हमारे पाठ की शुरुआती पंक्तियाँ हैं और आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर लखनऊ के एक नवाब हैं जो खीरा जैसी साधारण वस्तु को खाने के लिए किसी डिब्बे में एकांत में बैठे हुए हैं, और जैसे ही लेखक आते हैं तो उनको असुविधा महसूस होती है, संकोच महसूस होता है, क्या वो खीरे खाते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पहले ही इस पाठ को पढ़ सकते हैं और बाकी की कहानी को जान सकते हैं कि किस तरह का व्यंग यहाँ पर लेखक नवाब साहब के ऊपर करते हैं, किस तरह का कटाक्ष यहाँ पर किया गया है, समाज के संदर्भ में इसकी क्या महत्ता है, इन सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, आइए देख लेते हैं जल्दी से। प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल पर प्रभाव है, किसका प्रभाव है? अभी अभी हमने देखा यहाँ पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, आप कह सकते हैं यहाँ पर ख विकल्प सही है। झूठा सच उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल जी हैं। अभी अभी उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें हम व्यंग में सम्मिलित होते हैं, तो व्यंग में हंसी भी होती है, मजाक भी होता है, परिहास भी होता है, तो ये सभी होते हैं। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्यों खरीदा? क्योंकि वो एकांत में किसी नई कहानी के बारे में चिंतन करना चाहते थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं भीड़ से बचने के लिए, आराम करने के लिए, स्टैंडर्ड्स दिखाने के लिए एकांत में चिंतन कर नई कहानी की सूझ। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? घ। सफ़ेद पोश का अर्थ है, सफ़ेद पोश क्या होता है? सज्जन पुरुष आप कह सकते हैं, भद्र पुरुष आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सफ़ेद पोश होता है वो जेंटलमैन के लिए प्रयोग किया गया है, भद्र पुरुष यानी कि पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सफ़ेद पोश सज्जन पुरुष ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? तौलिए पर 2 ताजे और चिकने खीरे रखे हुए थे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। लेखक के अनुसार यहाँ खीरा किस वर्ग का प्रतीक? लेखक के अनुसार यहाँ खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो नवाब साहब तो सामंती वर्ग का प्रतीक है, शोषक आप कह सकते हैं, और जो खीरा है वो तुच्छ सी वस्तु है, साधारण सी वस्तु है, तो ये शोषित, जिनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, तो शोषित वर्ग का प्रतीक है।
व्यंग बाण के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मुहावरे पता लगाकर लिखिए। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो व्यंग के रूप में हम एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप बहुत सारे मुहावरे ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि ऊंची दुकान, फीका पकवान, इससे पहले भी मैंने बताया था नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, ये हमारी लोकोक्ति है। और इसी तरह के बहुत सारे और भी मुहावरे आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक गतिविधि है। कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांटकर लिखिए और उसका अर्थ पता लगाइए। जैसे कि मुफस्सिल जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, जो नगर होता है उसके केंद्र के आसपास के स्थानों को जाने वाली जो ट्रेन है उसके लिए हमने मुफस्सिल शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरीके से फुकारना, फुकारना क्या होता है, सीटी बजाना आप कह सकते हैं। और निर्जन का अर्थ क्या होता है, लोगों से रहित आप कह सकते हैं, जहाँ पर कोई नहीं होता। प्रतिकूल क्या होता है, विपरीत होता है। सफ़ेद पोश क्या होता है, भद्रपुरुष होता है। सहसा क्या होता है, अचानक होता है। एकांत चिंतन, एकांत में सोच विचार करना। इस तरह से इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने शिक्षक या शिक्षिका की सहायता से कुछ और व्यंग्यात्मक रचनाओं एवं उनके लेखक का नाम पता लगाकर लिखिए। कक्षा 9वीं को याद कीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते आपने पढ़े थे और प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं हरिशंकर परसाई जी का व्यंग था। वहाँ पर भी समाज के ऊपर बहुत गहरा व्यंग छुपा हुआ था और हरिशंकर परसाई जी अपने व्यंग के लिए हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और हरिशंकर परसाई जी की बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो व्यंग के ऊपर ही हैं, वो बहुत सटीक व्यंग करते थे। बहुत सारी रचनाएं उनकी आप पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारी व्यंग्यात्मक रचनाओं को आप ढूंढ सकते हैं और भी अनेक व्यंग्यात्मक रचनाएं आप ढूंढ सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ गतिविधियां थी, इनको भी आप पूरा कर सकते हैं। आज की इस कार्यपत्रिका में कुल इतने ही प्रश्न थे। आशा करती हूँ आपको पाठ पसंद आया होगा। इस पाठ की एक नई शुरुआत की गई है इस कार्यपत्रक में।